नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रकरण 4 को। पिछली वीडियो में हमने प्रकरण 3 तक संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे रासो काव्यों को, आदिकाल का नामकरण, काल विभाजन और बहुत महत्वपूर्ण कथन जो कि शुक्ल जी के द्वारा बोले गए हैं और परीक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो सभी महत्वपूर्ण कथनों को हमने देखा। यदि वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उनका लिंक दिया हुआ है। इसके साथ साथ अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, तो वहाँ प्लेलिस्ट से भी आप वीडियोस को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो कक्षा में हम प्रकरण 4 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ आदिकाल की ऐसी रचनाओं को रखा है जिसे हम फुटकल रचनाएं कहते हैं। तो फुटकल रचनाओं के अंतर्गत कुछ रचनाकारों को, जैसे कि खुसरो हैं, ठीक है, तो आदि कुछ रचनाकारों को, कवियों को उन्होंने फुटकल काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है। ठीक है, तो आज इसी पर पूरी कक्षा होने वाली है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुसरो मियाँ से तो हर साल परीक्षा में पूछे जाते ही ये प्रश्न। आप भी जानते हैं कि अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो चलिए आज हम इसी कक्षा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको बराबर लगातार मिलती रहेंगी। तो आपको आसानी से वीडियोस मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को। तो देखेंगे शुक्ल जी लिखते हैं कि दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति, ठीक है, ये दो जो ऐसे हैं रचनाकार, दिल्ली के कौन है, खुसरो मियाँ, और तिरहुत के विद्यापति, इन दोनों को फुटकल रचनाओं के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा है। जो कि प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था कि फुटकल रचनाओं के अंतर्गत किन रचनाकारों को शुक्ल जी ने रखा है, तो अमीर खुसरो को रखा है और विद्यापति को रखा है। ठीक है, अमीर खुसरो थे दिल्ली के और विद्यापति कहाँ थे, तिरहुत के। ठीक है, कहते हैं शुक्ल जी कि देखिए आदिकाल के अंतर्गत कुछ संदिग्ध सामग्री मिली है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं है। बहुत सारी रचनाओं के बारे में जो हमने डिस्कस किया था पिछली कक्षा में, जिनको शुक्ल जी ने संदेह की दृष्टि से देखा है कि वो रचनाएं उस रचनाकार की है भी या नहीं है, इसमें थोड़ा संदेह है। ठीक है, तो बहुत कुछ आदिकाल की सामग्री संदिग्ध मानी गई है। शुक्ल जी ने माना है प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव जरूर पाया जाता है, यानी कि जितने भी आदिकाल की रचनाएं हैं, जो भी ग्रंथ है, उनकी जो भाषा की बात करें तो वो प्राकृत की रूढ़ियों से थोड़ी बहुत बंधी हुई ज़रूर है। थोड़ी बहुत प्राकृत की उसमें रूढ़ियाँ पाई जाती है, प्राकृत के शब्द पाए जाते हैं, शैली पाई जाती है। ठीक है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। क्या कहते हैं शुक्ल जी कि जो लिखित साहित्य है, लिखित रूप में जो साहित्य है, ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य, ठीक है, इनको सुरक्षित रखने की ओर, लिखित रूप में इनको सुरक्षित रखने की ओर विशेष ध्यान शायद नहीं गया था उस समय। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते, तो खुसरो की रचनाओं में कौन कौन से नमूने हमें मिलते हैं, तो पश्चिम की बोलचाल मिलती है, वहाँ के गीत मिलते हैं और मुख्य प्रचलित पद्य मिलते हैं। मुख्य प्रचलित यानी जैसे कि मौखिक रूप में एक दूसरे को जो पद गा गा करके सुनाया जाता है, बोला जाता है, तो मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना हमें खुसरो की कृतियों में मिलता है। उसी प्रकार बहुत कुछ पूरब का नमूना हमें विद्यापति की पदावली में मिलता है। पदावली के रचनाकार कौन है, विद्यापति है, और इनकी पदावली में किसका नमूना मिलता है, पूरब की भाषा का, वहाँ की बोली का नमूना हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे खुसरो को। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में लिखते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। ठीक है, कब से आरंभ की, संवत 1340 के आसपास खुसरो जी ने रचना प्रारंभ की, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना किसने देखा था, खुसरो ने देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, ठीक है, और अपने समय के बहुत नामी कवि थे। कौन, खुसरो मियाँ,
किसके थे? फारसी के। ध्यान रखिएगा, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे खुसरो। इनकी मृत्यु संवत 1381 ईस्वी में हुई थी। बात की जाए कि तो इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पहेलियाँ और मुकरियों के नाम से पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। पहेलियाँ और मुकरियाँ तो अमीर खुसरो की रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, पहेलियाँ और मुकरियाँ। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। ठीक है, क्या थी प्रधानता इसमें? इसका वर्ण विषय क्या था? इसकी क्या प्रधानता थी, विशेषता थी? तो उक्ति वैचित्र की, विचित्र रूप से उक्ति कह देते थे खुसरो मियाँ, तो इसमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे थे, लेकिन विशेषकर उक्ति वैचित्र की प्रधानता इनके पहेलियों और मुकरियों में रही है। बात की जाए काव्य भाषा का जो ढांचा है वो अधिकतर शौरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। ठीक है, तो किस भाषा का? काव्य भाषा का ढांचा क्या होता था? शौरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा का। तो ध्यान रखिएगा, काव्य भाषा के रूप में अधिकतर शौरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ पश्चिमी प्रदेशों की जो बोलचाल थी, जो कि खड़ी होती थी, खड़ी बोली होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्य थे, तुकबंदियाँ आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर ज़्यादा झुकी हुई रहती थी। ठीक है, तो कहा ही गया है कि अधिकतर शौरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा होती थी और उस समय प्रचलित जो जनता के बीच जो भाषा थी वो भी झुकी किस ओर थी? ब्रज भाषा की ओर वो भाषा झुकी होती थी। ठीक है, तो इसी से खुसरो का हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक तो खड़ी, ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा, ठीक है, पहेलियों, मुकरियों और दो सुखने में ही मिलती है। ठीक है, तो पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने में ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा खुसरो मियाँ की मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक आपको मिल जाएगी, लेकिन विशेषतर इन पहेलियों और मुकरियों की भाषा, दो सुखनों की भाषा क्या है? ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा है। कहते पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। ठीक है, तो गीतों और दोहों की भाषा क्या थी? ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा। ठीक है, लेकिन पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखनों की भाषा क्या थी? हमने देखा खड़ी, ठेठ खड़ी बोली की भाषा। ठीक है, और गीतों और दोहों की भाषा थी ब्रज। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ बात की जाए पहेली की, मुकरियों की, दो सुखनों की, वहाँ पे ठेठ खड़ी बोली, और जहाँ पे बात की जाए गीतों की और दोहों की तो वो भाषा क्या थी? ब्रज, अमीर खुसरो की। ठीक है, आगे देखेंगे। इतिहास से प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ था। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों ने सूरत वाली कोठी थी, अंग्रेजों की। ठीक है, सूरत वाली कोठी, जिसे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया था। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, जिसका शुक्र जी ने उल्लेख किया है। आगे देखेंगे कि किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। ठीक है, तो बात की जाए दीर्घ मुख परंपरा की, यानी कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी जनता के बीच, उसका ढांचा क्या था? कवि और चारण। कवि और चारण क्या कौन थे? चारण, जो कि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनके ऊपर, राजाओं के ऊपर पराक्रमपूर्ण उनकी वीरता का आख्यान लिखा करते थे या चरित काव्य लिखा करते थे। यही, ठीक है, कवि या चारण द्वारा जो भी भाषा व्यवहार की जाती थी वो प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी हुई होती थी। जैसा कि हमेशा से शुक्ल जी ने कहा कि आदिकाल में प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई भाषा ही चलती थी। चारण कवियों में और सामान्य वैसे कवियों में भी देखिए प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा ही थी। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहार की गई प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से यहाँ पे देखिए थोड़ा भिन्न था। थोड़ा भिन्न जरूर था, पर जकड़ी हुई वो थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। लिखते हैं शुक्ल जी की खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भी कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी भाषा है। उसकी भाषा कैसे? पंजाबी लिए हुए राजस्थानी भाषा। आपको पता ही है कि कबीर जो है उनकी भाषा सद्धुकड़ी भाषा है। ठीक है, तो उनकी जो हस्तलिखित प्रति मिलती है, वैसे तो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बानियों का जो संग्रह किया गया, जो हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं उनके दोहों का, उनके पदों का, ठीक है, उनकी भाषा कुछ क्या है? पंजाबी लिए हुए राजस्थानी भाषा है। ठीक, भाषा का देखिए अगर रूप देखा जाए तो शब्द में देख सकते हैं ई की मात्रा से क्या होता है? जैसे घड़ी अर्थात घर में, उसी प्रकार चला, समाया के स्थान पर चलिया,
चल्या, समाइया, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी भाषा के नमूने थे शब्दों के। आगे देखेंगे, अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये कथन पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो शुक्ल जी का कथन है। ध्यान रखिएगा कि अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये सभी संदर्भ और कथन के प्रश्नों में पूछे जाते हैं या फिर सीधे सीधे ऐसे पूछे जाते हैं कि किसका कथन है। तो ध्यान रखिएगा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ठीक है, तो खुसरो का लक्ष्य क्या बता रहे शुक्ल जी की जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। ये सभी कथन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पूछे भी गए हैं बहुत बार नेट की परीक्षा में कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ये कथन किसका है, तो शुक्ल जी का है। अब देखिए आगे हम नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत के नमूने देखेंगे। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आकाश। बचपन से हम ये सभी देखते आ रहे हैं, ये सभी पहेलियां है ना, उनको बुझाते आ रहे हैं। तो एक थाल मोती से भरा, ठीक है, ये सब क्या है, किसका है इसका अर्थ है आकाश। वही एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ दिया बाती, कि एक नर ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया बाती। तो देख रहे इस प्रकार की पहेलियां खुसरो मियाँ किया करते थे। वहीं एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका अर्थ क्या हुआ, पायजामा। ठीक है, एक नार दो को ले बैठी। वहीं अर्थ जो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा अर्थात दर्पण। तो देख रहे हैं इस प्रकार की पहेलियाँ खुसरो मियाँ किया करते थे, पहेलियों का निर्माण किया करते थे और इसका एक अर्थ होता था। ठीक है, जो आपने देखा जैसे आकाश है, दिया बाती है, पायजामा है, दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी पहेलियों का, जो कि खुसरो के द्वारा लिखी गई पहेलियाँ हैं, एक इनका अर्थ होता था और परीक्षा में ये पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है ये तो आपने देखा। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप हम देखेंगे। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखा था वो खड़ी बोली का रूप था और अब जो हम देखेंगे वो ब्रज भाषा का रूप है। जैसे चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ठीक है, वासो ऐसी चूक हो गई, देश छोड़ भयो परदेसी। वही एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी। ठीक है, तो पिया को भानी, वाको सगरा पानी। तो देखिए वासो, वाको ये सभी प्रयोग कौन कर रहे हैं, खुसरो मियाँ प्रयोग कर रहे हैं ब्रजभाषा में। वही चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो देख रहे हैं किस प्रकार वासो, वाको, वाके, वामे, है ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इन शब्दों के से आप देखिए ट्रिक करके भी याद रख सकते हैं कि ये सभी खुसरो के ये सभी रूप है लिखे हुए, जो कि ब्रजभाषा के रूप है खुसरो मियाँ के। तो वामो, वाको, देख रहे हैं, इस प्रकार से ट्रिक करके आप इसको याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे अब नीचे के दोहे और गीत, जो कि बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में लिखे हैं। जैसे उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ठीक है, तो इस प्रकार मुख्य प्रचलित काव्य भाषा जो कि बिल्कुल ब्रजभाषा में है खुसरो मियाँ प्रयोग करते हैं। वही खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दो भय एक रंग। वही गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई विदेश। तो देखिए गोरी से हुए सेज पर ये वाली पंक्तियाँ बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी गई हैं। इसके साथ साथ उजल बन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। ठीक है, वही खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन
मेरो मन पीयू को दो वही एक रंग, ये सभी खुसरो की पंक्तियां हैं और बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है, सीधे सीधे पंक्तियां पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिए। आगे है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोही डस डस जाए। ये भी पंक्तियां नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी लाल, जो कि अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे है सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये वाली भी पंक्तियां किसकी है? खुसरो की है, जो कहते हैं कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो देखा आपने, इस प्रकार विद्यापति ने कैसे खड़ी बोली में मुकरिया, पहेलियाँ, इन सब की रचना की, वही ब्रज भाषा में, साथ साथ मुख्य प्रचलित जो लोक भाषा थी उसमें भी ब्रज की रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण जो भी विषय वस्तु थे खुसरो मियाँ के बारे में थे। आगे के जो कवि हैं जिनको शुक्ल जी ने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है वो कवि हैं विद्यापति। तो पहले तो थे अमीर खुसरो, अब दूसरे हैं विद्यापति। विद्यापति के बारे में देखेंगे कि ये जो है मैथिल कोकिल कहलाते थे। इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता है कि किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। चूँकि विद्यापति मैथिली भाषा में रचनाएं करते थे इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। वह इनकी पदावली, और पदावली की जो भाषा है वो मैथिल कोकिल है। ठीक है, विद्यापति ने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, पदावली। तो पदावली की जो भाषा है वो है मैथिली भाषा। तो ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली से। ठीक है, इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया था। ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। तो ये भी प्रश्न आता है कि किसने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना है? बिहारी और मैथिली को हिंदी से अलग माना है, क्योंकि ये मागधी से निकली हुई थी। ठीक, वहीं किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी कि वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता है, यानी कि उसकी शब्दावली पर देखिए भाषा पूरी तरीके से निर्भर होती है। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। विद्यापति के पद कैसे अधिकतर? ध्यान रखिएगा, श्रृंगार के अधिकतर पद है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जिसमें नायिका और नायक कौन है? तो राधा और कृष्ण है। श्रृंगार के पद है और नायक नायिका कौन है? राधा कृष्ण विद्यापति के पदों में। ठीक है, इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं कि जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही इसकी रचना की गई है। विद्यापति शैव थे। क्या थे? विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है, जिन्होंने विद्यापति के बारे में कहा है कि इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की गई है, कोई भक्ति काव्य के रूप में नहीं की गई है। इसलिए विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। वही आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो जानते ही है कि ये कथन कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। और किसका कथन है? शुक्ल जी का, जो किसके बारे में कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी का यह कथन है। वहीं आगे देखेंगे कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग था। क्या था कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग? लीलाओं का कीर्तन करना। ठीक है, यहाँ पे नित्य गोलोक में नित्य मानी जाती कि नित्य वहाँ पे क्या होती? लीलाएं होती है, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में लीलाएं करते हैं। ठीक है, इन लीलाओं का जो रूप है वो क्या है? प्रधान अंग है कीर्तन। ठीक है, लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। आगे हम देखेंगे, लिखते हैं शुक्ल जी कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत
तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। कहाँ थे वर्तमान? तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे संवत 1460 में। आगे देखेंगे उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, जैसे कि सरस बसंत समय भल पावली दक्षिण पवन बह धीरे। ठीक है, ये वाली पंक्ति कभी कभी परीक्षाओं में नेट में देखी गई तो ध्यान रखिएगा। सरस बसंत समय भल पावली, कभी कभी तो केवल ये वाली पंक्ति दी रहती है, तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं, उनके पद हैं। वही देखिए, कली कहल पिए सांझ ही रे जायबी मई मारू देश, तो ये वाली पंक्तियां भी किसकी है? विद्यापति की है। ठीक है, तो ये सरस बसंत समय भल पावली तथा काली कहल पिए सांझ ही रे जायबी मई मारू देश, ये दोनों विद्यापति के पदों का उदाहरण है, नमूने हैं उनके। तो इस प्रकार देखिए, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। कब तक? हम्मीर के समय तक ही। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, ना मुसलमानों से, ठीक है, ना आपस में लड़ने का और ना मुसलमानों से लड़ने का उत्साह हिंदुओं में रहा, हिंदू राजाओं में। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली गई। उस व्यापक और हृदय ग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे, ऐसी एक व्यवस्था की कल्पना की गई, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की गई जो कि क्या करे? आकर्षित कर रखे और धर्म से विचलित ना होने दे, एक ऐसी कुछ विचारधारा की आवश्यकता थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता क्या रही अभी, कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, यद्यपि वो आगे चलकर मंद होने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई तो नहीं पाते, मंद जरूर हो गई हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे शुक्ल जी मानते हैं कि ये जो काव्य था आदिकाल, जिसको शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, ठीक है, और इसकी विचारधारा में क्या होने लगा कि हिंदू राजाओं में थोड़ी शिथिलता आने लगी और जिससे एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होने लगी जो कि जनता को आकर्षित भी करे और उनका कह सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से उनका मनोबल बढ़ाए, उन्हें सांत्वना दे। तो ये एक धारा थी, भक्ति की धारा। तो ऐसा शुक्ल जी आगे चलकर जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भी देखेंगे कि भक्ति की धारा इन्हीं परिस्थितियों के कारण हम बंधते हुए पाते हैं, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल में, जहाँ शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, 1050 से 1375 विक्रमी इसकी समय सीमा शुक्ल जी ने बतलाई है। तो ये पूरा जो काल है हिंदी साहित्य में आदिकाल या शुक्ल जी के आधार पर वीर गाथा काल के नाम से जाना गया, जो कि आज की इस वीडियो में पूरा समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल से, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको वो मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेखक है और प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं यूजीसी नेट में। तो ध्यान रखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।